देखिए शीतकाल में होने वाली वर्षा को कल कल बनाया था ना। यहाँ से देखिए हम लोगों ने देखा हुआ था, यहाँ पर्वत श्रेणी है कौन सी, हिमालय पर्वत, और यहाँ भी हमने देखा था काराकोरम, यहाँ देखा था लद्दाख, और यहीं पर देखा था जांस्कर। तो मतलब ये पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है। तो हमने देखा था ये शीतकाल में जो वर्षा होती है, शीतकाल में सागरीय भाग में होता क्या है, कल थोड़ा सा समझा हुआ था, स्थल भाग क्या होता है, जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा हो जाता है, और जो जलीय भाग है वह देर से गर्म होता है और देर से ठंडा भी होता है। तो देखिए दिन और रात की स्थिति के बारे में समझा हुआ था ना कल, जो मानसून किस तरीके से प्रभावित कर रहा था, या कहें समुद्र के किनारे वाला जो क्षेत्र है वह ना तो बहुत ज्यादा ठंडा होता है, ना ही बहुत ज्यादा गर्म होता है, ना वहाँ बहुत ज्यादा गर्मी होती है और ना ही बहुत ज्यादा ठंडी होती है, ये समझा था ना कल। तो ये तो दिन के स्थिति में क्या हो रहा था, दिन में यह भाग गर्म था, यहाँ लो प्रेशर हुआ करता था और यहाँ था हाई प्रेशर। तो हवाएं कैसे चलती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलती हैं, जिनके कारण यहाँ पर रहने वाला जो व्यक्ति है उसको ठंडी और गर्मी का एहसास बहुत कम हो पाता है, ये समझा था। जब दिन में यह स्थिति है और रात में क्या होगा, रात में यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर हो जाएगा और यहाँ पे लो प्रेशर हो जाएगा। तो हवाएं कैसे चलेंगी, स्थल पे जल की तरफ चलेंगी। ये तो हमने प्रत्येक दिन की कंडीशन देखा। लेकिन होता क्या है, जब शीतकाल में, शीतकाल होता कैसे, ठंडी का टाइम कैसे आता है, ठंडी में सूर्य क्या होता है, सूर्य हमसे बहुत दूर होता है, सूर्य का प्रकाश हमारे यहाँ तिरछा पड़ता है। भैया फिगर देखा था ना, यह वाला भाग जो है ये भारत है और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं मकर रेखा है। तो शीतकाल की शुरुआत कब होती है, यह आपका 21 जून को, तो यहाँ गर्मी पड़ रही थी, यह आपका 21 मार्च था और यह 23 सितंबर था और यहाँ 22 सितंबर था। तो सितंबर के बाद क्या होगा, सितंबर के बाद सूर्य दक्षिण होना शुरू हो जाएगा, दक्षिणायन होगा। जैसे ही दक्षिणी गोलार्ध में पहुंचेगा तो यहाँ शीतकाल का टाइम शुरू हो जाएगा। लेकिन दिसंबर जाते जाते क्या होता है, यहाँ पर सबसे अधिक जो ठंडी का सबसे उच्च स्तर होता है वो कब होता है, दिसंबर में आ जाता है। दिसंबर के बाद सूर्य फिर से क्या होता है, उत्तरायण होना शुरू होता है, उत्तर की तरफ बढ़ना शुरू होता है। मार्च के बाद हमारे यहाँ क्या हो जाता है, मार्च के बाद हमारे यहाँ गर्मी का टाइम आना शुरू हो जाता है। इसका मतलब यह है, लो प्रेशर बन कैसे रहा था, लो प्रेशर कैसे बन रहा था, जहां सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ रहा था उस स्थल खंड को गर्म कर रहा था, जिससे उष्मा उत्सर्जित हो रही थी और हवा को ऊपर उठा दे रही थी गर्म करके, जिससे वहां लो प्रेशर निर्मित हो रहा था। तो होगा क्या, भारतीय भूभाग में 23 सितंबर के बाद सूर्य दक्षिणायन होता है और भारत के पूरे भारतीय भूभाग की बात करेंगे, यहाँ पे लो प्रेशर का निर्माण हो जाता है। लो प्रेशर का निर्माण होगा और स्थल भाग पे लो प्रेशर होगा और जलीय भाग पे क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। तो इन दोनों के मतलब यहाँ पे क्या होगा, दिन रात जिस तरीके से हो रहा था उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, 6 महीने का ध्रुवों पर क्या होता है, 6 महीने के दिन 6 महीने का रात होता है। तो 6 महीने क्या होगा, 6 महीने स्थल खंड ठंडा होगा अपेक्षाकृत किसके, जल के। तो यहाँ पे जब ठंडा और गर्म दोनों हवाएं मिलती हैं तो बनता क्या है, चक्रवात बनते हैं, ठीक है। ठंडा और गर्म, ठंडी हवाएं और गर्म हवाएं जब एक दूसरे के संपर्क में आती हैं, ऐसी दशा में क्या होता है, यह चक्रवात निर्मित होता है। और यह चक्रवात जो निर्मित होता है वह राउंड करके होगा। राउंड करके कैसे होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ से ठंडी हवाएं आई और इधर से गर्म हवाएं गई। ठंडी हवाएं और गर्म हवाएं एक दूसरे से जब मिलेंगी तो उष्मा का क्या करेंगी, आदान प्रदान करेंगी, जिससे हवा क्या करती है, यह राउंड लेती है।
राउंड लेगी तो यह ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू करती है, और जैसे ही ऊपर बढ़ेगी तो हमने बताया हुआ था कि यहाँ पे पछुआ पवन का प्रभाव होता है और ये भारत की तरफ मुड़ जाती है। या अगर यही चक्रवात बंगाल की खाड़ी में यहाँ बने, बंगाल की खाड़ी में बनेगा तो होगा क्या, इधर से पूर्वा पवन चलती है, पूर्वा पवन चलती है, और पूर्वा पवन चलेगी तो जाहिर सी बात है इसकी दिशा को क्या करेगी, इधर की तरफ मोड़ देगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, यही हमने देखा था कोरोमंडल तट है, कोरोमंडल तट का विस्तार कहाँ, किस राज्य में पाया जाता है, तमिलनाडु में। और इस क्षेत्र में आपका पूर्वी घाट पर्वत है, और पूर्वी घाट पर्वत से टकरा करके इस क्षेत्र में वर्षा हो जाती है। तो शीतकाल में भारत में दो जगह पे वर्षा होती है, एक तो उत्तर भारत में होता है, दूसरा दक्षिण भारत में होता है। उत्तर भारत में जो वर्षा होगी वह चक्रवात कहाँ बनेगा, भूमध्य सागर में, जबकि जब शीतकाल में जो वर्षा होगी दक्षिण भारत में जो वर्षा होगी वह उसका चक्रवात कहाँ बनेगा, या आपके बंगाल की खाड़ी में। इतना मैटर क्लियर हुआ? पूर्वी भारत की तो बात कर रहे हैं, ये आपका पूर्वी तो है, कोरोमंडल तक इधर आंध्र प्रदेश, इधर उड़ीसा। अच्छा, इस क्षेत्र की बात करेंगे, यहाँ वर्षा नहीं होती, शीतकाल में इन क्षेत्रों में वर्षा नहीं होती है। अभी हम लोग उसको देखेंगे, पहले यह वाला ऊपर वाला जो उत्तर भारत में वर्षा हो रही उसको देख लेते हैं। तो कल हम लोगों ने देखा हुआ था यह भूमध्य सागर था, और भूमध्य सागर से चक्रवात ऊपर जा रहे थे, उठ रहे थे ऐसे ही। तो यहाँ पे पछुआ पवन, जिसे हम लोग जेट प्रवाह कहते हैं, ठीक है, जेट प्रवाह जिसे हम लोग पछुआ पवन कह रहे हैं। तो ये क्या किया, इसकी दिशा को मोड़ दिया, और मोड़ने के बाद यहाँ पर पहुंचा कहाँ, भारत हिमालय पर्वत से टकरा करके दो भागों में बट गया। दो भागों में बटा, इसकी एक शाखा उत्तर की तरफ मतलब चीन की तरफ चला गया, और एक शाखा भारत की तरफ चला गया। इतना क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे जो वर्षा होगी वो दो रूपों में होगी। दो रूपों में कैसे होगी, कहाँ होगी? तो एक तो हम लोग देख रहे हैं इधर ये पूरा जो क्षेत्र है वो पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वत क्षेत्र है, और पर्वत कहता है ऊंचे पर्वत है। और हम लोगों ने जो हिमालय पर्वत पढ़ा हुआ था, एक निश्चित ऊंचाई हम लोगों ने देखा था क्या, 4000 मीटर, और दूसरी ऊंचाई हम लोगों ने देखा था कितना, 5500 मीटर। यह ग्रीष्म काल में यह हिम रेखा होती है, और शीत काल में यह हिम रेखा का निर्माण कैसे हो रहा है, नीचे भी आ जा रहा है और ऊपर भी चला जा रहा है, ऐसा कैसे होगा? तो वही जो इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि जो हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठ रही थी, जब मान लीजिए यह यहाँ पर लो प्रेशर बन रहा है, हवा गर्म होकर के ऊपर उठ रही है, यहाँ पर जब गर्म हवा पहुंचेगी तो इस यहाँ पर बर्फ को क्या करेगी, पिघला देगी। अब जब गर्म होकर के ऊपर उठ रही थी, यह भाग क्या हो गया, बर्फ मुक्त हो गया। अब यहाँ तक जैसे यहाँ तक जब इस ऊंचाई पर पहुंचेगी तो यह हवा भी क्या होगी, ठंडी हो जाएगी। जब हवा ठंडी हो जाएगी तो क्या इस यहाँ पर जो बर्फ जमा हुआ है क्या उसको पिघला पाएगी, नहीं पिघलाएगी। तो अब इस तरह से हिम रेखा क्या हो गया, ऊंचाई पर होती है। क्लियर है? हिम रेखा क्या है, एक ऐसी ऊंचाई जिसके ऊपर क्या होता है, तापमान बहुत कम होता है, जहां बर्फ जमा रहता है। क्लियर है? कल अगर आपने कल शाम वाली वीडियो आपने देखा होगा तो उसमें आपको यह दिख रहा होगा, हम लोगों ने दो ध्रुव की तो चर्चा किया हुआ है। दो ध्रुव पृथ्वी पर, एक उत्तरी ध्रुव, दूसरा दक्षिणी ध्रुव। तीसरा ध्रुव माना जाता है किसको, हिमालय पर्वत। क्यों? यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पूरे वर्ष बर्फ जमा रहता है, यहाँ भी क्या होता है, पूरे वर्ष बर्फ जमा रहता है। और हिमालय पर्वत की जो चोटियां हैं, ऊंची चोटियां हैं, वहां पर भी क्या होता है, पूरे वर्ष बर्फ जमा रहता है, इसलिए इसे तीसरे ध्रुव की संज्ञा दी जाती है। ठीक, तो ये वर्षा समझ में आ गया, इसके बारे में देखिए। अगर यहाँ से आपके सिलेबस की बात करें, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो 5-6 क्वेश्चन गिने चुने पूछे जाते हैं।
समझने के लिए ये सारी चीजें आपको बताई जा रही है। ठीक, पॉइंट आप अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे 5-6 लाइन लिखेंगे आपकी जलवायु समाप्त हो जाएगी, लेकिन जब समझना होगा इसमें ज्यादा कुछ पढ़ना होगा। ठीक है, ये समझ में आया ना? चलिए लिखिएगा। शीतकाल में सागरीय भाग गर्म तथा स्थलीय भाग ठंडा होता है, जिससे सागर में चक्रवाती दशा उत्पन्न होती है। इसलिए शीतकाल में भारत के कुछ भूभाग पर चक्रवाती वर्षा होती है। आपने उदाहरण स्वरूप कल कहीं देखा भी होगा कि कल वर्षा हुई थी, और वर्षा भी किस रूप में हुई थी? ओले गिरे थे ना, वो कैसे गिरा था उसको भी हम लोग समझेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट पॉइंट करके लिखेंगे। यह चक्रवात भूमध्य सागर कल दिखाया था ना, भूमध्य सागर का है, भूमध्य सागर में बनता है। भूमध्य सागर में बनता है। जब यह 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचता है तो जेट प्रवाह, ब्रैकेट में लिख लेंगे पछुआ पवन। जेट प्रवाह ऊंचाई पर पहुंचता है तो जेट प्रवाह या ब्रैकेट में पछुआ पवन लिखेंगे, के प्रभाव के कारण पश्चिम की तरफ, एक मिनट, पूर्व की तरफ 6 से 12 किलोमीटर ऊंचाई पर होता है तो पछुआ पवन या जेट प्रवाह ब्रैकेट में पछुआ पवन के प्रभाव के कारण पूर्व की तरफ मुड़ जाता है, जो काला सागर एवं कैस्पियन सागर से आर्द्रता प्राप्त करते हुए ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान के बाद अफगानिस्तान व पाकिस्तान में वर्षा करते हुए ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में वर्षा करते हुए हिमालय पर्वत से टकराकर
टकराकर दो भागों में विभाजित हो जाता है, दो भागों में विभाजित हो जाता है। अगला पॉइंट करके लिखेंगे, जिसकी उत्तरी शाखा, जिसकी उत्तरी शाखा चीन की तरफ या तिब्बत के पठार, चीन तथा तिब्बत के पठार की तरफ, उत्तरी शाखा चीन तथा तिब्बत के पठार, तिब्बत के पठार लिखे ना, पर वर्षा करते हैं, पर वर्षा करते हैं तथा दक्षिणी शाखा, तथा दक्षिणी शाखा भारत में वर्षा करती है, दक्षिणी शाखा भारत में वर्षा करते हैं। तो ये जेट स्ट्रीम उत्पन्न कहाँ से बताए, इतना समझ में आ गया? जेट स्ट्रीम की हमने बात किया कि जेट स्ट्रीम क्या है, जेट स्ट्रीम कहाँ से उत्पन्न होती है। तो ऐसे में हम लोग देखें, यह आपका कोई ऐसा निश्चित स्थान नहीं है कि यहीं से उत्पन्न होगी। हवाएं किस प्रकार से चलती हैं, वह उसका एक निश्चित स्थान नहीं होता कि यहीं से उत्पन्न हो रही है। तो जेट स्ट्रीम भी एक प्रकार की हवा है, वह तेज पवन है। तेज पवन, इसकी खोज की अगर हम लोग बात करें, यह चलती कहाँ है उसकी बात करें तो यह आपका वैसे पूरे पृथ्वी पर यह आपका 0 डिग्री, यह आपका 10 डिग्री उत्तरी और 10 डिग्री दक्षिणी, ठीक। 10 डिग्री उत्तरी तथा 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य पूरे वर्ष सूर्य का औसत तापमान क्या होता है, अधिक होगा। हमने कहा था उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो है वह 23.5 डिग्री उत्तरी से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य ना, लेकिन यहाँ पर औसत तापमान पूरे वर्ष का ज्यादा है, अतः हम लोगों ने उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कह दिया। लेकिन क्या जितना तापमान यहाँ का होता है उतना ही तापमान यहाँ का भी होता है पूरे वर्ष? तो शायद नहीं, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि यहाँ जून में गर्मी होती है और यहाँ दिसंबर में गर्मी होती है, यहाँ दिसंबर में ठंडी होती है और यहाँ जून में ठंडी होती है। इसका मतलब यह है तापमान में भी क्या है, विषमता है। एक एवरेज में हमने देख लिया कि पूरे वर्ष यहाँ पर गर्मी ज्यादा होती है, इसलिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कह दिया। लेकिन इसके बीच में भी कुछ ऐसा निश्चित क्षेत्र है, कुछ ऐसा निश्चित क्षेत्र है जिसे हम लोग 10 डिग्री उत्तरी तथा 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश कह रहे हैं। यह 10 डिग्री उत्तरी और 10 डिग्री दक्षिणी। यहाँ पर क्या होगा, इनके अपेक्षाकृत जो ठंडी और गर्मी का अंतर आ रहा था, यहाँ पर वह अंतर बहुत कम देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर अंतर बहुत कम देखने के लिए मिलता है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा होता है, टेम्परेचर पूरे वर्ष अधिक मात्रा में होगा, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, यह लो प्रेशर का क्षेत्र होगा। कैसा होगा, लो प्रेशर, और पूरे वर्ष यहाँ पर क्या होता है, लो प्रेशर होता है। अब लो प्रेशर होने की वजह से यहाँ पर हवाएं गर्म होकर के निरंतर कहाँ जाती है, ऊपर उठती है, ऊपर उठती है। जब हवा यहाँ पे गर्म होकर के ऊपर की तरफ उठेगी, जैसे हम देखें अभी हवा को ऐसे छोड़ देते हैं, अभी यहाँ पर यह समझ रहे हैं कि लो प्रेशर होगा, हवा गर्म होकर के ऊपर उठेगी। लेकिन इसी के साथ साथ होगा क्या, जब यह स्थान खाली होगा तो हवाएं कैसे चलेंगी, हवा इधर से इस स्थान को कवर करने के लिए जाएगी ना, यहाँ से हवाएं इस स्थान को कवर करने के लिए चलती हैं। अब ये दोनों हवाएं, जब मान लीजिए इधर से हवा चल रही हो और इधर से भी हवा आ रही हो, तो
तो दोनों हवा आपस में टकराएगी कि नहीं? दोनों हवा आपस में टकरा करके कहाँ चली जाएंगी? ऊपर चली गई। जब यह हवा ऊपर जाएगी तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ऊपर जाने के टाइम पे सामान्य ताप पतंतर काम करता है, ताप में गिरावट आती है। तापमान में गिरावट आने से तात्पर्य क्या है? इसके वायु मतलब इस वायु में नमी की मात्रा शामिल हो रही है, नमी शामिल हो रही है। यह नमी आई कहां से? हमने देखा हुआ है कि यह नमी वायुमंडल में वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से पहुंचती ना। वायुमंडल में नमी कैसे जाएगी? वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से। अब ऐसा तो नहीं कि वाष्पोत्सर्जन क्या होता है यह भी जानना पता है ना? वाष्पोत्सर्जन नहीं पता? देखिए, बहुत सारे पेड़ पौधे होंगे और पेड़ पौधे में क्या होगी? पत्ती होगी। कभी हम लोगों ने इसका संदर्भ भी लिया रहा होगा, ठीक। पत्ती क्या करेगी? पत्ती पर सूर्य का प्रकाश आएगा और हम लोगों ने इस पर डिस्कस भी कभी किया था कि इसका 4% ही प्रकाश संश्लेषण में यूज होता है। बाकी का यहाँ से होगा क्या? 17% ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया था। भाई पत्ती की सतह चिकनी थी तो टकरा करके प्रकाश कहाँ जाएगा? तो वापस चला गया। बचा कितना? 81% बचा था, सॉरी 83% बचा था। इस 83% में से 4% पौधा क्या करेगा? प्रकाश संश्लेषण में इस्तेमाल होगा। बाकी बचा कितना? 79%। और यह 79% क्या करेगा? जब यहाँ जो जल होगा, भाई पत्ती में बहुत सारे रंध्र बने होंगे, पत्ती में देखेंगे तो पत्ते पत्ते ऐसे नस टाइप में बना होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? जल का संचरण कंटिन्यू चलता रहता है। तो जल का संचरण कंटिन्यू चलेगा। यह 79% जो उष्मा है वह इसको क्या करती है? गर्म कर देती है। और जब गर्म करेगी तो यह जल भाप बन करके कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। और ऊपर जाकर के कहीं उसका अंत हो जाएगा क्या? जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो कहीं ना कहीं तो स्टोर पड़ा रहेगा ना। वही क्रिया यहाँ पे क्या होती है? यहाँ पर वायुमंडल में नमी है और जब यह शुष्क हवा ऊपर की तरफ जाएगी, इसकी नमी को क्या करेगी? ऑब्जर्व कर लेगी। अब जैसे जैसे नमी को ऑब्जर्व करेगी, वायु क्या होगी? भारी हो जाएगी। वायु भारी हो गई, इसका मतलब यह है कि यहाँ लो प्रेशर बनने के कारण उठी थी और यहाँ जाते जाते क्या हो गया? हाई प्रेशर हो गया। अब जब हाई प्रेशर हो गया तो होगा क्या? बादल बनने की क्रिया शुरू हो जाएगी। जब वायु में नमी होगी तो वायुमंडल में जितने भी धूल कण राख जितने भी होंगे वो सब क्या होंगे? उससे चिपकना शुरू हो जाएंगे, जिससे अलग अलग तरीके के बादल का निर्माण होना शुरू हो जाता है। अब इस बादल में पर्याप्त आर्द्रता आ गई है। आर्द्रता मतलब क्या? वायुमंडल में उपस्थित नमी आर्द्रता है। और वायु में मतलब वायु की वह स्तर आ जाए जिसमें ना तो आर्द्रता ले और ना ही आर्द्रता दे। इसका मतलब क्या है? वायु संतृप्त हो गई। संतृप्त होना मतलब यही भाई अब हमारी कोई आवश्यकता नहीं है, हमें जितनी चीजें मिली हुई है उतना ही पर्याप्त है। अब हमें और भी चीजों के प्राप्त करने की क्षमता नहीं, यह संतृप्त होना है। और जब वायु संतृप्त हो जाएगी तो होगा क्या? संघनन की क्रिया होगी। जैसे अगर हम लोग वर्षा का उदाहरण को समझे तो वायु संतृप्त हो रही थी, वायु को हम लोग समझ ले क्या है? एक सोख्ता ले और उस सोख्ते को हमने क्या किया? पानी में डुबा दिया। पानी में एक कटोरी था, उसमें हमने पानी डाला हुआ था और सोखते को हमने जब उसमें डुबा दिया तो देखा क्या? पानी थोड़ा ही था, सोखते ने पानी को सोख लिया। अब क्या होगा? जब हम सोखते को ऊपर उठाएंगे तो क्या उसमें से संघनन होगा? अभी तो ये सोखता क्या है? सोखते में इसकी क्षमता पूरी भरी नहीं है, पानी थोड़ा था। सोखते में देखा क्या? नीचे कलर परिवर्तित हो गया है। वायु जब जाएगा वही प्रैक्टिकल करके देखिएगा, या देखा भी होगा बचपन ना। तो सोखता क्या किया? जहां तक जल था उसने जल जहां तक था उसका कलर परिवर्तित हो गया और ऊपर देखा क्या? ऊपर वैसे का वैसे पड़ा हुआ। तो जब हमने सोखते को ऊपर उठाया तो उसमें कोई क्रिया नहीं। फिर से क्या किया? हमने बड़ा सा कटोरी लिया और उसमें बड़ा खूब पानी भर दिया और सोखते को हमने पूरा डुबा दिया और थोड़ा टाइम तक छोड़ दिया। अब क्या होगा? सोखते की जितनी क्षमता थी उतना जल को क्या किया? ऑब्जर्व कर लिया। अब जब सोखते को आप ऊपर उठाएंगे तो क्या अब कोई क्रिया होगी? अब क्या होगा? उसमें से बूंद के बूंद क्या होगा? टपकना शुरू हो जाएगा। यही तो संघनन है। इस तरह से क्या होगी? वर्षा होगी। अब मान लेते हैं अब यही सोखता था जिसमें अब सोखते को हम क्या कहेंगे? बादल कहेंगे। सोखता क्या है? उसको मान लीजिए कि बादल
अब सोखते को आप क्या किए, धीरे धीरे लेकर के जा रहे हैं, धीरे धीरे लेकर के जा रहे हैं, और बीच में मान लीजिए कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है जिससे वो टकरा जाए, जिससे जो है टकरा जाएगा। मान लीजिए हवा ऐसे जा रहा था, सोखता धीरे धीरे जा रहा था, हवाएं धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन हवा बीच में क्या हो गया, तेज हो गई। हवा जब तेज होगी तो उसमें भी क्या होगा भाई, वह भी तेजी से गति करना शुरू करेगा। जब भी कोई चीज टक्कर मारेगी तो सोखते में क्या होगा, लेके जा रहे थे और आपने क्या किया, सोखते को ऐसे हिला दिया। जब सोखते को ऐसे हिलाएंगे तो क्या होगा, जल की मात्रा ज्यादा गिरेगी, यह वर्षा तेज होगा। अब क्या होगा, दूसरी कंडीशन की बात करें, अब यह लेकर के सोखता ऐसे लेके जा रहे थे और बीच में मान लीजिए यहाँ कोई ऑब्जेक्ट था, उससे जब झटके से टकराएगा तो क्या होगा, अब जल बूंद बूंद गिरेगा क्या, जितनी भी जल निकल सकती थी वहां से, वहां एक धारा के रूप में होगी। इसी को कहते हैं क्या, बादल का फटना। बादल फटता कहाँ है, उत्तर प्रदेश में बादल क्यों नहीं फटता, उत्तराखंड में बादल फटता है। उत्तराखंड में ऊंची ऊंची चोटियां हैं, जब बादल इधर से बन करके जा रहा था और ऊंची चोटी से जाते ही तेजी से टकराए, मान लीजिए हवा तेज चल रही थी और इसमें गति बहुत तेजी से थी, और ये जाकर के क्या किया, टकरा गया, और जब टकरा गया तो सारा जल कहाँ, नीचे की तरफ आ गया, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, बादल का फटना। यहाँ पे क्या होगा, यह लो प्रेशर वाला क्षेत्र है, यहाँ से हवाएं जब दोनों आई तो दोनों आपस में टकराएंगे और ऊपर की तरफ उठ जाएगी, और जैसे जैसे ऊपर जाएगी वायुमंडल की नमी को धारण कर लेगी। जब वायु संतृप्त होगी तो यहाँ पे क्या होगा, संघनन की क्रिया शुरू होगी, और इसी संघनन की क्रिया को लोग कहते हैं क्या, वर्षा कहते हैं। यही कारण है कि 10 डिग्री उत्तरी तथा 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य विषुवतीय क्षेत्र कहा जाता है, और यहाँ प्रतिदिन वर्षा होती है। प्रतिदिन वर्षा क्यों होगी, क्योंकि यहाँ तापमान अधिक मिल रहा है। तापमान अधिक मिलने के कारण यहाँ पे लो प्रेशर निरंतर बनते रहते हैं। लो प्रेशर निरंतर बनेगा तो वायु गर्म होकर के ऊपर उठेगी और वायु आर्द्रता को ग्रहण करेगी और वर्षा भी करेगी। ठीक है, इसलिए इस क्षेत्र में प्रतिदिन वर्षा होती है 2 से 4 बजे के बीच में। और जब वर्षा ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है वनस्पतियां भी ज्यादा होंगी, और वनस्पतियां ज्यादा होंगी तो जाहिर सी बात है उससे भोजन प्राप्त करने वाले बहुत सारे लोग होंगे, मतलब बहुत सारे जीव जंतु होंगे, और जो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जिस भी क्षेत्र में रहना शुरू करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं क्या, जैव विविधता। तो भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाएगी, या पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो विषुवतीय क्षेत्र में। इसके कई प्रकार के उत्तर बनेंगे। अगर किसी पर्टिकुलर लोकेशन की बात करता है, किसी पर्टिकुलर देश की बात करता है, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र की बात करता है, तो वह क्या होगा, अमेजन का जंगल। अमेजन का जंगल कहाँ, ब्राजील में। ठीक है, अगर लोकेशन की बात करता है तो अमेजन की घाटी कहेंगे, अमेजन का जंगल कहेंगे, और यदि किसी देश की बात करता है तो ब्राजील कहेंगे, और पूरे विश्व पे समान रूप से बात करता है तो विषुवतीय क्षेत्र कहेंगे। ये सारी चीजें आगे हम लोग जैव विविधता पढ़ेंगे, आगे हम लोग वन पढ़ेंगे। तो भारत में सबसे ज्यादा वन कहाँ पाए जाएंगे, पूरे विश्व में कहाँ वन पाए जाएंगे, इसी के आधार पर आकलन भी किया जाएगा। दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर देखेंगे मरुस्थल विकसित होता है। उसके कुछ और भी कारण होते हैं। भाई हमने कहा ये वर्षा का एक कारण है। अब यही चीज ये जो लो प्रेशर बन रहा था, अगर राजस्थान में कहीं लो प्रेशर बने और राजस्थान में जब ये हवा ऊपर उठेगी तो क्या वहां पे यह वायु ठंडी होगी? यह वायु ठंडी क्यों हो रही थी? हमने कहा कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के माध्यम से नदी वहां जाकर के रुका हुआ है, जिससे यह जब ऊपर की तरफ उठेगा तो वायु को क्या करेगा, यह नमी को धारण करना शुरू कर देगी। लेकिन जहाँ कुछ पौधे ही नहीं है, जहाँ वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ही नहीं हो रही है, तो वहां वायुमंडल में नमी ही नहीं है, तो यह वायु ऊपर उठेगी भी तो क्या करेगी, कुछ नहीं होगा। ठीक है, इसका और भी कारण होता है। ठीक, मरुस्थल विकसित होने के और भी कारण है, तो उसको हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। तभी सिर्फ इतना ही समझिए कि यही कारण है कि मरुस्थल में वर्षा नहीं हो पाती, मरुस्थल में यह क्रिया भी नहीं हो पाती। ठीक, सागर में जो सर हवाएं चलती हैं पश्चिम साइड से, हाँ तो बता रहे, अब उसी पे चल रहे हैं। उसी को समझने के लिए देखिए हमने ये सारी कहानी बताई है आपको। हालांकि ये सारी चीजें आप माइंड में रखेंगे तो आगे की और भी जो चीजें हैं वो समझना आसान हो जाएगा। ठीक, अभी हम लोग आपके जेट स्ट्रीम पे ही चल रहे हैं।
जेट स्ट्रीम को ही समझने के लिए अब डायरेक्ट हम यह आपको बता दें कि बस ये है कि इस अक्षांश के बीच में मतलब 30 से 35 डिग्री या 35 से 65 डिग्री अक्षांश के मध्य पश्चिमा पवन चलती है। आपके उत्तर मतलब आपके प्रश्न का यह भी उत्तर हो सकता है। लेकिन इसको और भी अच्छी तरह से समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वायुदाब पेटी, पूरे पृथ्वी पर 7 वायुदाब पेटियां होती हैं। उस 7 वायुदाब पेटी के आधार पर पवनों का संचरण होता है, जिसे अलग अलग अक्षांशों के मध्य अलग अलग नामों से जाना जाता है। पूरे पृथ्वी पर अगर हम लोग देखेंगे तो पवनों को कई भागों में बांटा गया है। एक तो आपका प्रचलित पवन होता है। प्रचलित पवन का कहने का तात्पर्य क्या है कि ऐसी पवन जो पूरे वर्ष एक निश्चित दिशा में चलती रहती है, ठीक, और इतनी तेज चलती है कि रात में बहुत ठंडी लगती है, नींद भी नहीं आती है, और क्लास में आने के बाद नींद भी आती है ना? कभी कभी ऐसा हो जाता है। हाँ, वो बवंडर वो अलग है, हवा ही चक्रवात ऐसे नहीं कहीं। चलिए आगे चले, देखिए एक परेशानी तो नहीं है। देखिए सुनिए भाई, यह लो प्रेशर हो गया और लो प्रेशर के कारण यह हवाएं चलनी शुरू हो गई ना। यह हवा कैसे चल रही है, इधर आपका ईस्ट है, इधर वेस्ट, तो यह इधर से इधर की तरफ हवाएं चल रही, मतलब पूर्व से पश्चिम की तरफ हवाएं चल रही हैं। इसी को हम लोग कहते हैं क्या है, इस पवन को हम लोग कहते हैं पूर्वा पवन। पूर्वा पवन है। अब मान लीजिए भारत भी कहाँ है, भारत भी आपका यहाँ है, ठीक। यह पूर्वा पवन जो है यह टाइम टू टाइम क्या होगा, परिवर्तित होता रहता है। परिवर्तित कैसे होगा, तो देखिए जब सूर्य का प्रकाश लंबवत यहाँ होगा, जैसे मान लेते हैं यही सूर्य का प्रकाश लंबवत कर्क रेखा पर होगा, तो ये जो लो प्रेशर है वह लो प्रेशर ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ेगा, क्या वही बनेगा जहां पहले बन रहा था। ये तो हम लोगों ने एक एवरेज, जब पूरे पृथ्वी का एवरेज निकाला तो यह पूरे वर्ष लो प्रेशर यहाँ रहता है 10 डिग्री उत्तरी से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य। तो जहां लो प्रेशर बन रहा है, जहां हवाएं टकरा रही हैं या जहां हवा गर्म होकर के ऊपर उठ रही है, उसी को हम लोग एक और भी नाम देते हैं, वह है आपका ITCZ, ठीक है। ITCZ क्या है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, अंतः उष्णकटिबंधीय या अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। अभिसरण का मतलब क्या, कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस का मतलब क्या है, जहां दो ऑब्जेक्ट एक ही पर बल लगाए, एक तो होता है अभिसारी और दूसरा होता है अपसारी, उसी से बना है क्या, अभिसरण। अभिसारी मतलब जब एक ही बिंदु पर बल लगेगा, ठीक। तो जहां दो हवाएं आपस में आकर के टकराएंगी तो वह अभिसरण क्षेत्र होगा। अभिसरण क्षेत्र कैसे निर्मित हो रहा था, लो प्रेशर के कारण। यह तो हो गया इस पवन को, चलिए पहले उसको चलते हैं। यह हो गया आपका क्या, इस पवन को हम लोग कहते हैं व्यापारिक पवन या पूर्वा पवन, ठीक है। उसके बाद देखिए जैसे हम लोग ऊपर की तरफ चलते हैं, ऊपर की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर 30 से 35 डिग्री अक्षांश के मध्य, 30 से 35 डिग्री अक्षांश के मध्य क्या होगा, अच्छा यह हवा जब गर्म होकर के ऊपर उठ रही थी तो कहीं तो नीचे आकर के बैठेगी ना। जब यह हवा यहाँ हाई प्रेशर हो गया तो फिर यह क्या होगा, ऊपर जाने देगा, ऊपर इतने भी ज्यादा वायुदाब है तो यह यहीं रुक जाएगी और नीचे जा नहीं सकती। तो होगा क्या, ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक, ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक लगता है, जिसके कारण यह हवा क्या कर रही थी, ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर दी, ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर दी। तो यहाँ से हम लोग देखें जब यह वायु यहाँ तक पहुंच गई तो होगा क्या, यहाँ से देख रहे हैं हवा यहाँ भी स्थान खाली कर रही है ना। जब यह हवा इधर की तरफ आई थी स्थान खाली हुआ ना, और जहाँ स्थान खाली होगा वहीं पर यह हवा क्या होगी, नीचे की तरफ उतरना शुरू करेगी।
और यह हवा जब यहाँ उतरी तो यह हवा स्थान तो खाली था। देख रहे हैं कि यह पवन का जो प्रवाह है वह इधर की तरफ है, तो यह हवा फिर से क्या होगी, इधर की तरफ गति करना शुरू करेगी। यहाँ भी क्या है, हाई प्रेशर है ना, यहाँ भी हाई प्रेशर, क्योंकि उच्च वायु दाब वाली हवाएं यहाँ पहुंच रही हैं। हवा कैसे चल रही थी, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ, तो यह इधर की तरफ यहाँ पहुंच गई। मतलब ये 30 से 35 डिग्री अक्षांश वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे आपका क्या बनेगा, हाई प्रेशर। इसे हम लोग कहते हैं उपोष्ण उच्च वायु दाब। ठीक, इसको हम लोग कहते हैं विषुवतीय निम्न वायु दाब। समझ में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं आया। अच्छा देखिए, यहाँ पे इतना तो समझ में आ गया था, यह हवा गर्म होकर के जब ऊपर उठ रही थी समझ में आया था। यहाँ से यह हवा ऊपर की तरफ मान लीजिए संतृप्त हो गई, यहाँ हवा संतृप्त हो गई, बादल भी बनेंगे और वर्षा भी होगी। तो जब आर्द्रता रिलीज कर देगी तो फिर क्या होगा, इसमें नमी कम हो गई, नमी कम हो गई तो क्या यह नीचे फिर आएगी, नीचे फिर आएगी, क्योंकि यह इसके अपेक्षा यह तो अभी भी गर्म है ना, क्योंकि सूर्य का प्रकाश लगातार यहाँ मिल रहा है। तो अब यह हवा इससे कम वायु दाब है, अतः इसको भी तोड़ करके ऊपर नहीं जा पाएगी। फिर क्या होगा, यह इधर की तरफ मुड़ जाएगी। इसके दो कारण हैं, एक तो जब ऊपर नहीं जा पाई और नीचे भी नहीं आ पाई, और नीचे से प्रेशर कंटिन्यू बन रहा है, कंटिन्यू प्रेशर है, ऊपर इसको धक्का दे रहा है और ऊपर वाला इसको नीचे की तरफ धक्का दे रहा है, क्योंकि यहाँ वायु दाब अधिक है। तो क्या करेगा, ये इधर की तरफ मुड़ गया, और इधर गुरुत्वाकर्षण बल भी ज्यादा लग रहा है, इसलिए जब इधर की तरफ मुड़ा और कुछ निश्चित दूरी पर गया तो यहाँ पर जाने के बाद देखा यहाँ भी हाई प्रेशर है, यहाँ लो प्रेशर था, ऊपर गई तो हाई प्रेशर, यहाँ पर हाई प्रेशर हो गया। यहाँ भी तो हाई प्रेशर ही था ना, जिसके कारण यह हवा इधर की तरफ आ रही थी। तो जब यह हवा इधर की तरफ गई तो यहाँ हाई प्रेशर मिलेगा कि लो प्रेशर मिलेगा, हाई प्रेशर मिलेगा। अब जैसे जैसे उधर बढ़ती जाएगी हाई प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा ना। तो अब यह नीचे की तरफ बैठना शुरू हो गई और उतरेगी कहाँ, इस क्षेत्र में उतरेगी। ठीक है, इसको हमने बोल दिया क्या, हाई प्रेशर का क्षेत्र। अब हाई प्रेशर का क्षेत्र यह बन रहा है, तो यह आपका लो प्रेशर है, यहीं से यह पवन इधर की तरफ आ रही थी। ये जो क्षेत्र है यह आपका यही थी, पूरा हवा जब यहाँ हवा उतर गई तो होगा क्या, फिर से यह इधर की तरफ रुक करेगी, क्यों, क्योंकि स्थान तो खाली है ना। यहाँ से हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठ रही थी, और ऊपर जाकर के वायु दाब ज्यादा हो रहा था, फिर यह नीचे उतर रही थी, फिर यह कहाँ चली गई, लो प्रेशर की तरफ चली गई। इस तरह से एक साइकिल का निर्माण हो रहा है, साइकिल का निर्माण कंटिन्यू हो रहा है। इसी को हम लोग कहते हैं सेल। ठीक है, सेल का पता किसने लगाया था, हेडली ने लगाया था, इसीलिए हम लोगों ने इसका नामकरण क्या रख दिया, हेडली सेल रख दिया। अब जब यह हवा इधर की तरफ सारी हवा इधर की तरफ आ जाएगी, क्या जब हवा नीचे की तरफ उतरेगी भी तो क्या होगा, दो तरफ जाएगी ना, नीचे भी टकराएगी, एक तो इधर आ रही है, दूसरा कहाँ जाएगी, इधर की तरफ, यह यहाँ इधर। और यही हवा जो है इसी को हम कहते क्या है, पछुआ पवन, क्योंकि पश्चिम से चल रही है ना, पश्चिम से पूर्व दिशा में चल रही है, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, पछुआ पवन। और यह पछुआ पवन बहुत तेज गति से चलती है। इसी पछुआ पवन का जब हम लोग दक्षिणी गोलार्ध में देखते हैं, इनके स्पीड के कारण ही इनका नाम अलग अलग दे दिया गया। 40 डिग्री अक्षांश के तारे गरजती चालीसा कह दिया जाता है, मतलब बहुत तेज चलती है, हवा चलती है तो उसमें आवाज आती है ना। जब 50 डिग्री अक्षांश पे चलती है तो प्रचंड 50 कहा जाता है, 60 डिग्री अक्षांश पे चलती है तो चीखती 60 कहा जाता है। पवन का प्रवाह बहुत तीव्र होता है। ठीक है, तो ये हम लोग इस वायु दाब को हम लोग विश्व के भूगोल में जब पवन पढ़ेंगे तो वहाँ और भी अच्छी तरह से समझेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, पछुआ पवन समझना था। पछुआ पवन कैसे चल रही है, यह पश्चिम से पूर्व दिशा में कहाँ से कहाँ तक, यह 35 डिग्री 30 से 35 डिग्री पे उच्च वायु दाब बन रहा था, जिसके कारण यह इधर की तरफ हवाएं चल रही थी, पश्चिम से पूर्व दिशा में चल रही थी, इसके लिए इसका नाम क्या हो गया, पछुआ पवन। इसकी खोज किसने किया था, अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे पी.टी. यीन।
येन। कब? 1941 ईस्वी। 1941 ईस्वी में ऐसा क्या हो गया था? 1939 से 45 द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था ना? हुआ क्या? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब जापान ने अमेरिका की जो नौसेना थी वो बहुत ही मजबूत थी। जब जापान युद्ध छिड़ गया 1939 में, 41 में जापान ने अमेरिका के नौसेना को ही, मतलब जो बंदरगाह थे उसी को वहां पर बम विस्फोट किया और वो नौसेना समाप्त हो गई। बहुत सारे लोग पर्ल हार्बर था। तो वहां पे क्या हुआ, जब नौसेना प्रभावित हुई, भारत वहां की अमेरिका की बहुत सारी जनता भी उसमें उसकी चपेट में आ गई। तो हुआ क्या, अमेरिका ने एक डिसीजन लिया। उस टाइम पे अमेरिका के राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, ठीक। तो वहां से उन्होंने सेना भेजा जापान को नष्ट करने के लिए कि वहां बम गिराया जाए और जापान को समाप्त कर दो। तो ये वहां से जेट विमान चलता है, वहां से सेना चलती है अपना जेट यान लेकर के, और उस जेट यान में उतना ईंधन भर दिया जाता है जिससे कि वहां जाए और वहां से वापस भी आ जाए। क्योंकि ईंधन ज्यादा होगा तो लोड बढ़ेगा तो स्पीड कम होगी, तो जाहिर सी बात है उसकी स्पीड कम होगी तो भाई दुश्मन अटैक कर सकता है, इस तरह से बहुत तेजी से जाएगा। उतना ईंधन डाला गया जिससे कि वह वहां पहुंच जाए। लेकिन समस्या क्या हुआ, पहुंचने के लिए पहुंचने को कौन कहे, वापस आने को कौन कहे, पहुंच भी नहीं पाई। मतलब जैसे हम लोग देखें, जब आंधी आती है और आंधी के समान, मतलब आंधी की दिशा में जब आपको साइकिल चलाना हो तो क्या होगा, बहुत मजा आएगा और बहुत तेज जाएगी बिना पैडल लगाए। लेकिन जब आंधी के विपरीत चलना हो तो आप पैडल पे खड़े भी हो जाइए तो साइकिल चलने वाली नहीं। अगर मान लीजिए आप बाइक लेकर के जा रहे हैं और आपके बाइक में उतना ही ईंधन है जितने से वहां पहुंच जाए और वहां से वापस आए और बीच में ही आपको आधी मिल गई तो पता चला कि पैदल लेके जाएगा पड़ेगी। यही कारण था। लेकिन तो बचत लेकिन ऐसा हुआ नहीं ना। हमने उदाहरण इसीलिए लिया है कि जब जापान पर अमेरिका का जेट यान जाना शुरू किया तो ऊपर जैसे, क्योंकि नीचे से जाएगा नहीं, नीचे से जाएगा तो उसकी राडार के पकड़ में आ जाएगा। क्योंकि राडार भी लगाया गया है, भारत में भी लगाया, जितने देश हैं सभी लोगों ने राडार लगाया हुआ है कि जैसे दुश्मन की कोई भी जेट विमान इंटर करना शुरू करे या उधर से आना ही शुरू करे तो रडार बता देता है कि यह ऐसा यान है ना। तो उसके पहले ही रडार को एक्टिव कर दिया जाता है और वहां से उसको नष्ट कर दिया जाता है, ठीक। तो रडार से बचने के लिए वायुयान कहाँ गया, ऊपर की तरफ उठा। और ऊपर हमने कहा कि 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या होता है, पछुआ पवन या जेट स्ट्रिप चलती है। इसका पता नहीं था किसी को, अमेरिका को भी नहीं पता। तो ऊपर की तरफ गया और उसी आंधी की दिशा में जाने का प्रयास करता है और आंधी क्या कर रही थी, उसको प्रभावित करेगी। और आंधी जब प्रभावित करी तो होता क्या है, जापान पहुंच भी नहीं पाया, उसके ईंधन समाप्त। जब ईंधन समाप्त हो गए तो अकस्मात लैंडिंग करना पड़ा, या तो बहुत सारे विमान क्या हो गए, क्रैश हो गए। फिर क्या होगा, ये समझ नहीं पाए कि ऐसा हुआ क्या। हमने तो दूरी तय किया था कि भाई इतने